हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी एक श्रृंखला हमने शुरू की है। इसमें हम आपको पीवाईक्यूज भी पढ़ा रहे हैं, साथ ही कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ एक सीरीज शुरू की है कल से। कुछ हमने इंडियन थिंकर्स से हमने शुरू किया है, तो इंडियन थिंकर्स हम लोग लेके चल रहे हैं पहले, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जो है यूनिट फर्स्ट में ही जो वेस्टर्न थिंकर वाले जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स आप लोगों की नजदीक है, एग्जाम फॉर्म आप लोगों के फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये कि अब आप लोगों को तैयारी को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आना। थ्योरी पढ़ने का टाइम हो चुका है, निकल चुका है थ्योरी पढ़ने का टाइम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू एमसीक्यूज लगा के अपनी प्रैक्टिस को तेज धार देनी है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं। अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हुई है उसमें जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने लिए हैं। एमपीपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है पुराने, उसके जो पीवाईक्यूज है वो हमने इसमें ले लिए हैं। यूजीसी नेट या अदर एग्जाम जहां पर भी आपको मिलते हैं वो सारे पीवाईक्यूज हमने इसमें लिए हैं। ठीक, आज की सीरीज का ये जो है हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास शुरू कर रहे हैं, और ये सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इसके साथ ही आप लोगों को एक जानकारी मैं दे देता हूं कि ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस शुरू हो चुकी है और क्लासेस चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स एंड टेस्ट मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस और स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलने वाली है, डाउट सेशन ऑल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो है यहाँ पर क्लासेस करवाई जाएंगी और इसकी वैलिडिटी 12 महीने रहेगी। ऑफर प्राइस अगर इसकी बात करें तो ये एक्चुअल में इसका कोर्स का जो प्राइस है वो 2999 है। अगर अभी आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो ये आपको 2000 प्लस जीएसटी में कोर्स परचेस कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो एक अच्छा अवसर है आप लोगों के पास में, एक फीस में आप 3 चीजों की तैयारी कर सकते हैं, नेट, स्टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, और ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आप लोगों को सबको मदद करेगी। चलिए आज की सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजा की मंत्रिपरिषद की कानूनी व प्रशासनिक विशेषता नहीं थी। तो कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजा की मंत्रिपरिषद की कानूनी व प्रशासनिक विशेषता नहीं थी। ये राजस्थान पीएससी की असिस्टेंट एग्जाम होती है 2021 की, उसका प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए, राजा मंत्रियों के बहुमत की राय मानने के लिए बाध्य था, गुप्त विषयों पर केवल कुछ मंत्रियों से ही परामर्श लिया जाता था, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की योग्यता की कड़ी जांच होती थी, और मंत्रिपरिषद की एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती थी। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी राजा की मंत्रिपरिषद की कानूनी और प्रशासनिक विशेषता नहीं थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, राजा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा में ही थी। राजा मंत्रिपरिषद का राय जरूर लेता था, परंतु ऐसा नहीं कि वो राय मानने के लिए बाध्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनु ने राज्य के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों के कितने स्तरों या श्रेणियों का उल्लेख अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में किया है। ये एमपी सेट का प्रश्न है 2018 का। हाउ मेनी लेवल्स और कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल डिड मनु मेंशन इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। ऑप्शन से 2 लेवल 3 टीयर सिस्टम, मल्टी टीयर सिस्टम फ्रॉम विलेज टू नेशन, और लास्ट ओनली 1 सेंट्रल ऑफिशियल, माने 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, ग्राम से लेकर राष्ट्र तक की बहुस्तरीय व्यवस्था, और केवल एक केंद्रीय अधिकारी। बताओ भाई, मनु ने राज्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए अधिकारियों के कितने स्तरों का उल्लेख अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में किया गया है, ये आपको बताना है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से सब लोग कमेंट करके, क्या रहेगा भाई। इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। तो मनु ने स्थानीय प्रशासन के लिए एक सुव्यवस्थित श्रृंखला बताई है। एक ग्राम का अधिपति कहलाएगा जिसको ग्रामीण कहेंगे, 10 ग्रामों के सामू को दशपी बोलेंगे, 20 गांवों का स्वामी विंशति कहलाएगा, और 100 ग्रामों का स्वामी शती, 1000 गांवों का स्वामी सहस्त्रापति। जयप्रकाश नारायण ने नेहरू सरकार के खिलाफ किस वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद देशव्यापी सिंहासन खाली करो की जनता आती है आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये पूछा गया है, एमबीपीएससी का ही पुराना प्रश्न है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का।
जयप्रकाश नारायण ने नेहरू सरकार के खिलाफ किस वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद देशव्यापी सिंहासन खाली करो की जनता आती है आंदोलन का नेतृत्व किया? आपके ऑप्शन है 1971, 1974, 1975 या 1977। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? बताओ जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर क्या रहेगा। इन विच ईयर डिड जयप्रकाश नारायण लीड टू अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट फॉलोइंग द इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट इंदिरा गांधी इलेक्शंस? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ है ये ना, तो बताओ इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर है सी, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, तो ये इंदिरा गांधी का मामला था ना कि पंडित नेहरू का, उसमें करेक्शन करना प्रश्न। इसके बाद 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली की और दिनकर की एक कविता के सिंहासन खाली करो की जनता आती है का आह्वान किया और इसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? ये प्रश्न है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी ये बताना है। शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या आलमगीर द्वितीय? क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करो सब लोग, बताओ भाई, और अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा। ये सीरीज कैसी लग रही है आपको, इसको कंटिन्यू रखे या कुछ और सुझाव? चलो जल्दी से इसका आंसर दो। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने दी थी? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या आलमगीर द्वितीय? तो इसका आंसर रहेगा अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन के मामले में इंग्लैंड भेजने से पहले राजा की उपाधि दी थी। फिर वहीं उनकी डेथ हो गई, ब्रिस्टल एक जगह है इंग्लैंड में, तो वहीं उनकी समाधि भी बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर द्वारा लिखित पुस्तक द आर्किटिक होम इन द वेदास, ये 1930 लिखी गई थी, का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो व्हाट इज द कोर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक द आर्किटिक होम इन द वेदास रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक? तो तिलक द्वारा लिखित पुस्तक द आर्किटिक होम इन द वेदास का मुख्य विषय क्या है ये बताना है। पहला, आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। सेकेंड, वेदों की दार्शनिक समीक्षा। तीसरा, ब्रिटिश आर्थिक नीति का विरोध। और लास्ट, मराठा साम्राज्य का इतिहास। तो बताओ का मुख्य विषय क्या है इस पुस्तक का, ये आपको बताना है। और ये 1903 में लिखी गई पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इसका आंसर है ए। तो तिलक ने खगोलीय और वैदिक मंत्रों के अध्ययन के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आर्यों का मूल स्थान या पैतृक घर क्या है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पश्चिमी लेखक के निबंध से प्राप्त की थी? ये सेट 2023 का प्रश्न है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पश्चिमी लेखक के निबंध से प्राप्त की थी आपको बताना है। जॉन रस्किन, लियो टोल्स्टॉय, डेविड हेनरी थोरो या फिर कार्ल मार्क्स? बताओ इसका आंसर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा प्रेरणा मुख्य रूप से किस पश्चिमी लेखक के निबंध से प्राप्त की? इसके ऑप्शन है 4, जॉन रस्किन, लियो टोल्स्टॉय, डेविड हेनरी थोरो या कार्ल मार्क्स? बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या रहेगा इसका आंसर। इसका सही आंसर रहने वाला है सी। तो गांधी जी ने हेनरी डेविड थोरो के प्रसिद्ध निबंध सिविल डिसोबीडेंस से राज्य के अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्वक तोड़ने की प्रेरणा ली। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन स्थापना किस वर्ष की थी? और ये यूपी जो है वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी 2021 में, उसका प्रश्न है। ऑप्शन है 1936, 1942, 1947 या 1951? तो आपको बताना है डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1936, 1942, 1947 या 1951? क्या रहेगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर क्या रहने वाला, जल्दी से कमेंट करो। इसका सही आंसर रहने वाला है बी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को एक मजबूत राजनीतिक मंच देने के लिए वर्ष 1942 में क्या बनाया था? यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक एक अखिल भारतीय दल बनाया, जो बाद में
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखना, एम एन रॉय द्वारा संपादित व प्रसिद्ध मार्क्सवादी पत्रिका कौन जो बर्लिन से पब्लिश होती थी? तो आपको बताना कि एम एन रॉय द्वारा संपादित व प्रसिद्ध मैगजीन कौन सी थी, मार्क्सवादी मैगजीन जो बर्लिन से पब्लिश होती थी। ये राजस्थान पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन है वेनगार्ड, बी इंडिपेंडेंट इंडिया, न्यू ह्यूमनिस्ट या द मासेज। क्या रहेगा? विच वॉज द फेमस मार्क्सिस्ट जर्नल एडिटेड बाय एम एन रॉय दैट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम बर्लिन? ऑप्शन है द वेनगार्ड, द इंडिपेंडेंट इंडिया, न्यू ह्यूमनिस्ट या द मासेस। क्या रहेगा इसका आंसर भाई, बताओ जल्दी से। इसका सही आंसर है ए। तो भारत में कम्युनिस्ट विचारों को गुप्त रूप से भेजने के लिए एम एन रॉय ने 1922 में बर्लिन से द वेनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक, यहां तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मनु के अनुसार राजा द्वारा न्याय करते समय न्यायालय में कम से कम कितने विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो आपको बताना है कि राजा द्वारा न्याय करते समय न्यायालय में कम से कम कितने विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य है। मनु का ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कितने विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति उन्होंने अनिवार्य बताई है न्याय करते समय। अकॉर्डिंग टू मनु एटलीस्ट हाउ मेनी लर्न Brahmins must be present in the court while the king administers justice? 1, 3, 5 या 7? तो बताइए इसका आंसर। मनु के अनुसार राजा द्वारा न्याय करते समय न्यायालय में कम से कम कितने विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य है? 1, 3, 5, 7। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका सही आंसर रहेगा बी। तो राजा अकेले न्याय नहीं करना चाहिए, राजा को मनु कहते हैं, और सभा में राजा के साथ कम से कम 3 ऐसे विद्वान ब्राह्मण होने चाहिए जो वेद और स्मृतियों के क्या हो, ज्ञाता हो। न्यायालय को धर्म सभा भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अनुसार विजुगिषु राज्य के ठीक पीछे स्थित शत्रु राज्य को क्या कहते हैं? तो विजुगिषु राज्य आपने सुना होगा, मंडल सिद्धांत। तो कौटिल्य ने विदेश नीति के संबंध में मंडल सिद्धांत दिया है। मंडल सिद्धांत में एक सेंटर में एक राज्य होता है जो हमेशा जीतने की इच्छा रखता है, उसको बोलते थे विजुगिषु राज्य। अब इस विजुगिषु राज्य के आगे भी कुछ राज्य होगा, हमेशा पड़ोस वाला राज्य शत्रु होता है और उसके पड़ोस वाला हमारा मित्र रहेगा, क्यों पड़ोस जो वाला है उसका दुश्मन रहेगा। तो बताना है कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है इसमें विजुगिषु राज्य के पीछे वाले राज्य को क्या कहा गया है? अरि, पाणिग्रह, आक्रांदा या फिर मित्र? इसका आंसर रहेगा क्या? इसका आंसर रहेगा पाषणी। ठीक है, तो सामने साइड जो राज्य रहेगा विजुगिषु के उसको कहेंगे अरि, और पीठ के पीछे का जो पड़ोसी राज्य उसको पाणिग्रह कहते हैं, जो पीठ पीछे हमला करने वाला शत्रु होता है। पाणिग्रह के पीछे वाला जो होता है वो आक्रांदा होता है, और आक्रांदा हमेशा दोस्त होता है विजुगिषु का। गांधी जी के सर्वोदय दर्शन पर जॉन रस्किन की किस पुस्तक का सबसे गहरा और तात्कालिक प्रभाव पड़ा? ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का प्रश्न है। तो गांधी जी के सर्वोदय दर्शन पर जॉन रस्किन की जो पुस्तक है, किस पुस्तक का सबसे गहरा और तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। Which book by John Ruskin had the deepest and most immediate impact on Gandhiji's सर्वोदय philosophy? Options हैं The Crown of Wild Olive, Unto This Last, Modern Painters, Sesame and Lilies। बताइए क्या आंसर रहेगा? सर्वोदय दर्शन पर जॉन रस्किन की किस पुस्तक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? इसका आंसर क्या रहेगा? अनटू दिस लास्ट। तो जॉन रस्किन की जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका की एक रेल यात्रा के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट वो पढ़ी। इसके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने माना कि जो भलाई सबके उदय में है वही व्यक्ति की असली भलाई है। इसी का उन्होंने गुजराती अनुवाद सर्वोदय के नाम से किया। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के किस सबसे महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, पूछा भी गया है एमपीपीएससी असिस्टेंट 2018 में। तो अंबेडकर जी भारतीय संविधान सभा की किस महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, मूल अधिकार समिति या प्रांतीय संविधान समिति। तो सबको पता है इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ड्राफ्टिंग कमेटी, बी, प्रारूप समिति के। तो डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1945 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता या जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आंतरिक सुरक्षा के लिए राजा द्वारा की जाने वाली कूटनीति के तहत मंत्री युद्ध का क्या अर्थ है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आंतरिक सुरक्षा के लिए राजा द्वारा जो कूटनीति अपनाई जाती है उसमें मंत्री युद्ध का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, व्हाट डज मंत्री युद्ध मीन अंडर द स्टेट्स स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी? पहला, हथियारों से आमने सामने लड़ना, केवल मंत्रों का उच्चारण करना, कूटनीतिक मंत्रणा, बुद्धि बल या चालों द्वारा शत्रु को परास्त करना, मंत्रियों का आपस में लड़ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है सी। ठीक है, तो कूटनीति के द्वारा लड़ाई लड़ना। कौटिल्य शारीरिक बल से ज्यादा बुद्धि बल को महत्व देते हैं और मंत्री युद्ध का अर्थ है हथियारों का इस्तेमाल किए बिना केवल अपनी कूटनीति, खुफिया चालाकियां, राजनीतिक सूझबूझ से शत्रु राज्य को घुटनों पर ला देना। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने वर्ष 1822 में फारसी भाषा में एक अखबार निकाला था, उस अखबार का नाम क्या था? ये 2018 का ही प्रश्न है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो राजा राममोहन राय ने वर्ष 1822 में फारसी भाषा में एक अखबार निकाला था, आपको बताना उस प्रसिद्ध अखबार का नाम क्या था? संवाद कौमुदी, हिरात उल अखबार, बंगदूत या अल हिलाल? क्या रहेगा इसका आंसर? राजा राममोहन राय ने वर्ष 1822 में फारसी भाषा में एक अखबार निकाला था, उस प्रसिद्ध अखबार का नाम क्या था, ये बताना है। इसका आंसर रहेगा बी, हिरातुल अखबार। तो राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में निकाला, उसके अगले ही साल 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। इसका मतलब होता है मिरर ऑफ न्यूज। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस पड़ोसी क्षेत्र से की थी? तो तिलक ने, आपको पता है कि क्या शुरू किया था यहाँ पर होम रूल लीग 1916 में। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के किस पड़ोसी क्षेत्र से की थी? तो मैं बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ये। ऑप्शन से बेलगाम, नागपुर, वर्धा या फिर जबलपुर। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फटाफट कमेंट करके आंसर दो, इसका क्या रहना चाहिए भाई? इसका आंसर रहेगा ए। तो तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की, जिसका कार्य क्षेत्र क्या था? मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में भारत के विभाजन की दार्शनिक और राजनीतिक कारणों का गहरा विश्लेषण? तो आपको बताना, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किस पुस्तक में भारत विभाजन के कारणों का विश्लेषण किया? In which of his famous book did Dr. Ambedkar analyze the political reason behind the partition of India? Thoughts on Pakistan, Riddles in Hindus, संघ बनाम स्वतंत्रता और Who were Shudras या Untouchables? Who were the Untouchables? अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि अंबेडकर जी पाकिस्तान निर्माण के जो है समर्थन थे। वो कहते थे कि जिस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों की निर्माण जायज है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर इसके स्थान निर्माण भी कर देना चाहिए। अलग देश विभाजन की मांग को स्वीकार करते, तो ये विचार उन्होंने किस किया है? ये उन्होंने दिया है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी, तो उन्होंने मुस्लिम लीग के विभाजन की मांग का विश्लेषण किया, तत्कालिक राजनीतिक विश्लेषण चुका दिया।
अगला प्रश्न है, तिलक ने कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों की याचिका व प्रार्थना की नीति को क्या नाम दिया? ये एमपीपीएससी असिस्टेंट 2018 का प्रश्न है। तो तिलक ने कांग्रेस के भीतर माने नरम दल वालों की जो याचिका और प्रार्थना पत्र की नीति थी, आपको पता था कि कांग्रेस 1907 में दो दलों में विभक्त हो गई, गरम दल, नरम दल। नरम दल जो है प्रार्थना पत्र, निवेदन, याचिका के द्वारा अपनी मांगे मनवाना चाहते थे ब्रिटिश सरकार से, और जो गरम दल था वो यहाँ पर क्रांति का रास्ता अपनाना चाह रहा था, हिंसा के द्वारा अपने रास्ते मतलब जो है मांगे मनवाना चाह रहे थे। तो तिलक ने कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों की याचिका और प्रार्थना की नीति को क्या नाम दिया था, ये बताना है। राजनीतिक भिक्षावृत्ति, संवैधानिक आंदोलन, वास्तविक राष्ट्रवाद या निष्क्रिय सत्याग्रह? इसका आंसर रहेगा राजनीतिक भिक्षावृत्ति। तिलक नरमपंथियों की जो याचिका और प्रार्थना पत्र की नीति थी उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति बोलते, ठीक है। इसका आंसर है ए। जयप्रकाश नारायण ने, अगला प्रश्न देखिएगा ना, जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री का पद क्यों स्वीकार नहीं किया? ये 2018 का ही प्रश्न है। Why did जयप्रकाश नारायण not accept the post of prime minister after the formation of the जनता पार्टी गवर्नमेंट in 1977? देखिए, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था 1975 में, फिर 1977 में वो खत्म हुआ, उसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अब कुछ लोग कह रहे थे कि जयप्रकाश नारायण को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, बट उन्होंने वो पोस्ट एक्सेप्ट नहीं की। क्यों? पहला रीजन क्या है, क्योंकि वे चुनाव हार गए थे। ऐसा था कि आपको ऑप्शन दिया गया, पहला क्योंकि वे चुनाव हार गए थे, दूसरा क्योंकि वे सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर केवल लोक शक्ति व नैतिक मार्गदर्शन में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई ने उनका विरोध किया, और अगला है वे बीमार होकर विदेश चले गए। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? इसका सही आंसर रहने वाला है बी। वे राजनीति के संत कहे जाते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी की तानाशाही को उखाड़ फेंका और पूरी केंद्र सरकार ही बदल दी, लेकिन खुद कभी किसी पद की लालसा नहीं रखी। वे गांधी जी की तरह सिर्फ समाज के नैतिक रक्षक बने रहे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि कर के संग्रह व स्थानीय विवादों को सुलझाने के लिए 800 गांवों के केंद्र के रूप में स्थित प्रशासनिक मुख्यालय को क्या कहा जाता है? तो हमने अगर कौटिल्य का जो यहाँ पर जो है प्रशासनिक संरचना पढ़ी है मौर्यकालीन, तो उसमें यहाँ पर बताया गया था कि 800 गांवों के ऊपर क्या प्रशासनिक संरचना रहेगी वो आपको बताना है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया कि भूमि कर को वसूलने के लिए 800 गांवों के ऊपर एक प्रशासनिक संरचना रहेगी। आपको बताना उसका नाम क्या है, स्थानीय, द्रोणमुख, खरवटिक या संग्रहण? क्या रहेगा इसका आंसर भाई? क्या रहना चाहिए इसका आंसर? इसका सही आंसर रहेगा ए। तो कौटिल्य का स्थानीय प्रशासन इस प्रकार बटा हुआ था, जैसे 10 गांवों के समूह को संग्रहण बोलते थे, 200 गांवों के समूह को खरवटिक बोलते थे, 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख, और 800 गांवों के समूह को क्या बोलते थे? स्थानीय। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्टेट 2024 का प्रश्न है, महाभारत के शांति पर्व के अनुसार सप्त वर्ग में किसे शामिल नहीं किया गया है जो राजा का विनाश कर सकते हैं? अब सप्त वर्ग मतलब 7 प्रकार के दोष या व्यसन, बुरी आदतें से महाभारत के शांति पर्व के अनुसार 7 प्रकार के व्यसन में किसे शामिल नहीं किया गया है जो राजा का विनाश कर सकते हैं? ऑप्शन है जुआ खेलना, दूसरा है अत्यधिक मदिरापान, तीसरा है शिकार, और चौथा है शास्त्रों का अध्ययन। तो इसका आंसर रहेगा 7 प्रकार के व्यसन में शास्त्रों का अध्ययन नहीं आएगा। शास्त्रों का अध्ययन कब से मतलब व्यसन होने लगा? ये तो एक अच्छी आदत है। तो इसका आंसर रहेगा डी। शांति पर्व में भीष्म ने राजा को 7 दोषों से दूर रहने की बात की है। एक तो जुआ, पर स्त्री गमन, शिकार, मदिरापान, कठोर बोलने से, धन के मिसयूज से और उग्र दंड देने। शास्त्रों का अध्ययन राजा का गुण है, ना कि दोष है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का, जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञानता में जी रहे हैं मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी परवाह नहीं करता। ये प्रसिद्ध कथन किसका है?
जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञानता में जी रहे हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी परवाह नहीं करता। ये स्टेटमेंट किसका है, ये बताना है। ऑप्शंस हैं गांधी जी, अंबेडकर जी, स्वामी विवेकानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? करो जल्दी से कमेंट, आंसर दो इसका क्या रहेगा। इसका आंसर है सी। तो स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है ये। उन्होंने देश के युवाओं, शिक्षित वर्ग से वो बेहद निराश थे जो गरीबों को भूल जाते थे। उन्होंने शोषितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बात कही थी। अगला प्रश्न है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो आपको बताना है महाभारत के शांति पर्व के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। पहला, विल ऑफ द गॉड्स माने देवताओं की इच्छा। सेकेंड ऑप्शन है टू एंड द लॉ ऑफ द जंगल एंड एनार्की माने मत्स्य न्याय और अराजकता का अंत करना। तीसरा, म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ किंग राजाओं का आपसी समझौता। या डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर माने प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा। इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी, शांति पर्व के अनुसार राज्य की स्थापना से पहले समाज में भीषण अराजकता थी, जब बलवान लोग कमजोर को सताते थे। इस अराजकता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने मनु को पहला राजा बनाकर भेजा और राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और है हमारे पास में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शांति पर्व का ही एक प्रश्न है, राजस्थान पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का। शांति पर्व के अनुसार एक राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या निर्धारित किया गया है? तो शांति पर्व के अनुसार राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? ऑप्शन है केवल यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करना। दूसरा, अपनी प्रजा का रक्षण और कल्याण करना। तीसरा, साम्राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार। या डी, शत्रुओं का पूर्ण विनाश। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर दो जल्दी से सब लोग। शांति पर्व के अनुसार एक राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो इसका आंसर रहेगा बी, अपनी प्रजा की रक्षण और कल्याण करना। तो भीष्म के अनुसार राजा का सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रजा का पालन और रक्षण है। यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उसे राजा बने रहने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है से रिलेटेड है शांति पर्व से। महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति को सभी विधाओं में क्या स्थान दिया गया है? तो महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति को सभी विधाओं में क्या स्थान दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है इसे सबसे निम्न स्थान दिया गया है। ऑप्शन दूसरा है अन्य विधाओं के समान ही है। तीसरा है ये सभी विद्याओं का आधार और श्रेष्ठ विद्या है। और डी, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। बताओ क्या रहेगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति को सभी विधाओं में क्या स्थान दिया गया है? ऑप्शन इसका सही रहेगा सी। शांति पर्व में कहा गया कि जैसे हाथी के पैर के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते, वैसे ही दंड नीति के अंतर्गत समाज की सभी विद्याएं व सुख समाहित। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के दो मुख्य प्रकार बताए हैं, संस्था और संचार। इसमें संस्था का क्या अर्थ है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के दो टाइप है, संस्था और संचार। एक जगह रहकर यहाँ पर जो है जानकारी जुटाते थे उसको बोलते थे संस्था, और जो घूम कर जानकारी जुटाते थे उसको बोलते थे संचार। तो संस्था का मतलब यहाँ पर है एक ही स्थान पर टिक कर काम करने वाली संस्थागत गुप्तचर व्यवस्था। माने बी आंसर सही है इसका, है ना? आंसर रहेगा बी। कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था बहुत आधुनिक थी। संस्था वे गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर जैसे कपटी, उदासीन, गृहपतिक, वैदेहिक, तापस के वेश में स्थिर रहकर खुफिया जानकारी जुटाते थे, जबकि जो घूम कर जानकारी जुटाते थे उसको बोलते थे संचार। स्वामी विवेकानंद ने भारत के उत्थान के लिए मैन मेकिंग एजुकेशन की वकालत की, माने मनुष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा की बात की। उनके अनुसार इसका उद्देश्य क्या है? ये भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है। तो स्वामी विवेकानंद ने भारत के उत्थान के लिए मनुष्य के निर्माण करने वाली शिक्षा पर बल देने की बात की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, केवल पश्चिमी विज्ञान को रटना। दूसरा, चरित्र का निर्माण, मानसिक शक्ति का विकास, आत्मनिर्भरता। सी, सरकारी नौकरियों के लिए डिग्री प्राप्त करना। या डी, समाज से पूरी तरह अलग होना।
बताओ क्या रहेगा इसका आंसर भाई, इसका आंसर दो क्या रहेगा जल्दी से। इसका आंसर रहेगा चरित्र का निर्माण, मानसिक शक्ति का विकास और आत्मनिर्भरता, माने बी आंसर सही है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ऐसी शिक्षा के विरोधी थे जो केवल सूचनाएं ठूसती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति और को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, उसका चरित्र बनाए, उसमें सिंह जैसी शक्ति उभारे। अगला प्रश्न देखो, बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए 4 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं था। तो आपको प्रश्न है कि तिलक ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, कौन सा विकल्प उसमें शामिल नहीं था या कौन सा पॉइंट उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन है स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा या सशस्त्र विद्रोह। बताओ, का आंसर रहेगा डी। तो गरम दिल का नेता होने के बावजूद तिलक ने सशस्त्र विद्रोह का नारा नहीं दिया। उनके 4 साधन थे, स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बाइकॉट माने बहिष्कार। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संपादित अंतिम महान ग्रंथ कौन सा है जो उनके महापरिनिर्वाण के बाद 1957 में पब्लिश हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संपादित अंतिम महान ग्रंथ कौन सा है तो उनके महापरिनिर्वाण के बाद 1957 में पब्लिश हुआ था। ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है द बुद्ध एंड हिज धम्म, सेकेंड बुद्ध या कार्ल मार्क्स, थर्ड इज क्रांति और प्रतिक्रांति, और डी है शूद्रों की खोज। तो बताओ कौन सी ऐसा महान ग्रंथ है जो उनके महापरिनिर्वाण के बाद पब्लिश हुआ था। का आंसर रहेगा ए, द बुद्धा एंड हिज धम्म। ये जो है ये एक दार्शनिक और कालजयी ग्रंथ है जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में पूरा किया था और ये उनकी मृत्यु के अगले वर्ष 1957 में पब्लिश। अगला प्रश्न है, एम एन रॉय ने वर्ष 1948 में अपनी एक राजनीतिक पार्टी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को क्यों भंग कर दिया था। तो एम एन रॉय ने 1948 में अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी की थी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको क्यों भंग कर दिया। पहला, चुनाव में लगातार हार के कारण, दूसरा ब्रिटिश सरकार के दबाव में, तीसरा दलविहीन राजनीति और नव मानववाद के दार्शनिक सिद्धांतों के कारण, और डी कांग्रेस में शामिल होने के। बताओ भाई, एम एन रॉय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों भंग किया। इसका आंसर रहेगा सी, दलविहीन राजनीति और नव मानववाद के दार्शनिक सिद्धांतों के कारण। रॉय का मानना था कि राजनीतिक दल सत्ता के भूखे होते हैं, वे आम जनता की वास्तविक स्वतंत्रता का हनन करते हैं, इसलिए दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर दिया, समाप्त। अगला प्रश्न क्या है, एम एन रॉय ने मैक्सिको प्रवास के दौरान किस वर्ष मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। तो एम एन रॉय जो थे वो मैक्सिको गए थे, वहां किस वर्ष उन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जिसकी वजह से वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गए। ये राजस्थान पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। ऑप्शंस क्या है, 1915, 1917, 1919 या 1922। क्या रहेगा इसका आंसर भाई जल्दी बताओ। इसका आंसर रहेगा सी। तो रॉय जो थे वो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के सिलसिले में मैक्सिको गए और वहां उन्होंने 1919 की पार्टी बनाई जो रूस से बाहर पहली कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक थी। ठीक है, ये आज का सेशन हम लोग यही कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम कल किसी आगे की कहानी शुरू करेंगे। कल कुछ और क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा मैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, ऑल एग्जाम प्लेस पर नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पर नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की करना चाहते हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में इसकी फीस जो है वो 2999 है, बट अगर अभी आप इसको परचेस करते हैं तो 2000 प्लस जीएसटी में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा, इस एक कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, एक फीस में आपको 3 कोर्स मिलने वाले हैं, नेट सेट और एपी। तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज भी पसंद आ रही होगी। इस तरह की सीरीज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे आपके एग्जाम तक।
और अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।